नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को हम इस वीडियो में पूरी तरह से दोस्तों कवर कर लेंगे। ठीक है, हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। जब भी मैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी की बात करता हूं तो दोस्तों आप इसे 10 टाइम्स पढ़ लीजिए। 10 टाइम्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई नई चीज आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो मैं सारे फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट होते हैं इसमें सारे के सारे फैक्ट्स को मैंने कवर किया है। आपको कहीं से भी और जो बायोग्राफी है इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो ग्लोब थिएटर है, जो विलियम शेक्सपियर का अपना ग्लोब थिएटर है, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर सोनेट्स बाय विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स हैं वो कैसे कैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखी, उनके अंदर जो हैं कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, जैसे कि उनकी पब्लिकेशन है, राइमिंग स्कीम है, फॉर्म ऑफ स्टैंजा है, या फिर उनके डेडिकेशंस हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स के अंदर होती है, वो है इनके एक्सेप्शंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम थी विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स की वो फिक्स थी। वो राइमिंग स्कीम क्या है वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। फॉर्म ऑफ स्टैंजा, जैसे कि 3 क्वार्टरन और एक कपलेट का इस्तेमाल विलियम शेक्सपियर करते थे। अब ये एक्सेप्शंस जो हैं वो किस तरह के देखने के लिए मिलेंगे? एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों कि उन्होंने या तो राइमिंग स्कीम को चेंज किया है या फिर फॉर्म ऑफ स्टैंजा जो है उसको चेंज कर दिया है। इसके अलावा हमें क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर? पोएम्स बाय विलियम शेक्सपियर, जैसे कि वीनस एंड एडोनिस है, द रेप ऑफ लुक्रीस है और ए लवर्स कंप्लेन है। ये तीनों दोस्तों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है कि इनकी पब्लिकेशन डेट कब थी, इनके अंदर कौन कौन से फॉर्म ऑफ स्टैंजा इस्तेमाल हुए हैं, ये डेडिकेट किसको हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको शेक्सपियर की ट्रिलॉजी के बारे में भी दोस्तों बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको A to Z इस वीडियो में इत्मीनान के साथ मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से। विलियम शेक्सपियर जो इंग्लिश साहित्य के यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बड़े नाटककार, कवि और सोनेटर हैं। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। दोस्तों विलियम शेक्सपियर के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलती हैं इनके बर्थ के टाइम से, बट ये उनका जन्म डेट है जो ऑथेंटिक है। प्लेस की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपन अवन, ये दोस्तों एक रिवर का नाम है, और जहां पे इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम है स्ट्रेटफोर्ड, जो वारविकशायर काउंटी में स्थित है। दोस्तों मैं आपको ये एक रिवर है, इस रिवर को दिखाना चाहूंगा। देखिए कितनी प्यारी रिवर है वारविकशायर में, ये स्ट्रेटफोर्ड विलेज है, उसके अंदर ये रिवर है। देखिए कितनी प्यारी रिवर है। जो इस रिवर है इसके अंदर देखिए ये स्वान हैं, जो स्वान घूम रहे हैं, ये है आपको देख ही रहे होंगे ये जो हैं। इसको मैं आपको क्यों नोटिस करा रहा हूं, क्योंकि एक जो इनके साथ के राइटर हैं, कंटेम्परेरी हम उनको कह सकते हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है, तो ये आपको उसमें समझने में हेल्प करेगा। बैप्टाइज्ड, दोस्तों बैप्टाइज क्या होता है? जो हमारे भारत में नामकरण की प्रक्रिया होती है उसी को एक तरह से बैप्टाइज कहा जाता है क्रिश्चियन लोगों में। तो दोस्तों होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बैप्टाइज किया गया था। इनका नामकरण जो हुआ था वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। लोकेशन की बात करें हम, जो स्ट्रेटफोर्ड विलेज है उसकी लोकेशन क्या है? ये वारविकशायर में है पहली बात विलेज जो है, और ये किससे घिरा हुआ है? फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से ये दोस्तों घिरा हुआ है विलेज। इरा की बात करते हैं। जो विलियम शेक्सपियर हैं वो 16 सेंचुरी और 17 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इरा जो है इनका एलिजाबेथन इरा और जैकोबियन इरा दोनों। जो एलिजाबेथ है उनकी डेथ 1603 में हो गई थी, उसके बाद जैकोबियन इरा चालू हो गया था। तो ये दोनों ही
इरा से बिलोंग करते हैं। यदि हम मूवमेंट की बात करें तो ये रेनेसा पोएट हैं, ये रेनेसा से बिलोंग करते हैं। दोस्तों विलियम शेक्सपियर की ऑक्यूपेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था, इंग्लिश साहित्य में ये एक बहुत ही बड़ा नाम है। ये एक इंग्लिश के पोएट, प्लेराइट और सोनेटर हैं। इसके अलावा इन्होंने एज ए एक्टर भी काम किया है। ये बहुत लंबे समय तक एज ए एक्टर भी काम करते रहे। किस कंपनी के साथ इन्होंने काम किया वो हमें अभी आगे चल के पता चलेगा। अगर एजुकेशन की बात करें हम विलियम शेक्सपियर की, तो दोस्तों एजुकेशन की इनकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती हैं। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, इनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी। ये अपने गांव स्ट्रेटफोर्ड में ही एक ग्रामर स्कूल था या फिर किंग्स न्यू स्कूल था, उसमें गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जो कुछ क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो इनके वर्क भी हैं विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखे, लेकिन उसका सारा का सारा क्रेडिट किसको गया? विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर को तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। वो लोग ऐसा कहते हैं, जो इंसान यूनिवर्सिटी नहीं गया, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो इतने अच्छे प्ले, इतने अच्छे वर्क्स कैसे लिख सकता है? तो लोगों ने इस चीज को लेके उन पे कमेंट किया, उन पे अटैक करते थे क्रिटिक्स। न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें पब्लिश कराते थे। और ये इस स्कूल के अंदर दोस्तों इन्होंने सीखी थी स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये बेन जॉनसन ने इनके बारे में कहा था। फादर, विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स की बात करते हैं और उनकी कुछ पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। दोस्तों इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था। ये इनके पिता जो थे ये ग्लोव मेकर थे, जो ग्लव्स होते हैं ना, दस्ताने, उनको बनाया करते थे। इनकी मदर का नाम मैरी अर्डन और एक इनकी वाइफ थी जिनका नाम था एन हैथवे। इनकी वाइफ इनसे 8 साल बड़ी थी दोस्तों। इनकी वाइफ जो थी इनसे 8 साल बड़ी थी। इनकी शादी, विलियम शेक्सपियर की शादी सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में हो गई थी। जब इनकी शादी हुई थी तो ये सिर्फ 18 साल के थे। 1582 में इनकी शादी हुई थी और जब ये 18 साल के थे तो इनकी जो वाइफ थी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो 8 साल बड़ी थी विलियम शेक्सपियर से, तो वो 26 साल की थी उस टाइम पे। जब विलियम शेक्सपियर की शादी एन हैथवे से हुई तो वो उस टाइम पे 26 साल की थी। तो बायोग्राफी में दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हर एक चीज को मैं बताऊंगा, आपको अच्छे से याद रखना है, आपको हर एक पॉइंट। इनके चिल्ड्रंस की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे दोस्तों। इनके 3 बच्चों में सुजैना इनकी बड़ी बेटी थी, जो बैप्टाइज हुई थी 26 मई 1583 को, आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज। यस दोस्तों, यहां पे ये चीजें देखने वाली है दोस्तों कि जो इनकी पहली बच्ची थी सुजैना, इनकी पहली डॉटर, जो इनके लिए बहुत ही प्रिय थी। ये अपनी इस बेटी को बहुत प्यार करते थे। बेटी तो इनकी एक और भी थी, लेकिन उससे ज्यादा ये इसे ही चाहते थे। इसी के नाम इन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखी थी बाद में जब इनकी डेथ हो गई थी। तो सुजैना शादी के 6 महीने बाद ही हो गई थी। इसके अलावा इनके ट्विंस भी थे, हैमनेट एंड जूडिथ। हैमनेट इनके बेटे का नाम था और जूडिथ इनकी बेटी का नाम। समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि जूडिथ जो है वो लड़का है। तो दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जूडिथ जो है वो इनकी बेटी का नाम है और हैमनेट इनके बेटे का नाम। शेक्सपियर का जो बेटा है हैमनेट, वो 11 साल की उम्र में मर गया था। किस रीजन से मरा था इसकी कोई भी डिटेल हमें नहीं मिलती है, लेकिन इतना पता है दोस्तों ये 11 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई थी। कुछ पॉइंट्स हैं जो विलियम शेक्सपियर के बारे में हमें याद रखने हैं, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट हैं। जो एन हैथवे थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 8 साल सीनियर थी, 8 साल बड़ी थी जब उनकी शादी हुई थी। विलियम शेक्सपियर 18 साल के थे, एन हैथवे 26 ईयर्स ओल्ड थी। एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वाज 3 मंथ्स ऑफ प्रेग्नेंट। वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट थी 3 मंथ की। 6 मंथ जब हुए शादी के तो सुजैना उनकी बड़ी बेटी ने जन्म लिया। सुजैना एंड जूडिथ
वॉज नेम ऑफ शेक्सपियर्स डॉटर। जो सुजैना और जूडिथ हैं वो उनकी बेटी थी। हेमनेट वॉज द ओनली सन जो 11 साल की उम्र में मर गया था। इट इज बिलीव्ड दैट ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग ए डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क। दोस्तों कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड विलेज को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्होंने थॉमस लूसीज पार्क से एक हिरन को चुराया था। तो उसकी पनिशमेंट के लिए पनिशमेंट दी गई थी, इन्हें इससे स्ट्रेटफोर्ड से निकाला गया था। अब ये सच है या नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि इन्हें एक हिरन को चुराने के जुर्म में वहां से निकाला गया था। जो हिरन था इन्होंने सर थॉमस लूसीज पार्क से चुराया था। विलियम शेक्सपियर के जो ट्विंस हैं जूडिथ एंड हेमनेट, इनका जो बैप्टाइज हुआ था, नामकरण हुआ था दोस्तों, वो 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी को 1885 को हुआ था। इसके बाद विलियम शेक्सपियर कहां गए, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में नहीं मिलती है। 1585 से लेके यानी कि जब इनके ये जुड़वा बच्चे हुए थे, इसके बाद इन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में कुछ नहीं पता चलता। 1585 से लेके 1585 से लेके दोस्तों 1592 तक इनकी लाइफ का कुछ भी नहीं पता चलता है कि इस दौरान ये क्या कर रहे थे। माना जाता है विलियम शेक्सपियर इन 7 सालों के दौरान अपनी ड्रामेटिक स्किल्स को डेवलप कर रहे थे, उनको परफेक्ट करने में लगे हुए थे, कलेक्ट कर रहे थे सोर्स फॉर द प्लॉट्स ऑफ हिज प्लेस। वो अपने प्ले लिखने के लिए सोर्स कलेक्ट कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वो अपने आप को इस फील्ड में आने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। ऐसा करने के लिए उन्हें 7 साल लगा, लेकिन इसकी इन 7 सालों का कोई भी हमें और ठोस सबूत नहीं मिलता है कि 7 सालों में विलियम शेक्सपियर ने क्या किया। हमें सारी जो इंफॉर्मेशन मिलती है विलियम शेक्सपियर की अच्छे से तब से मिलती हैं जब 1594 में विलियम शेक्सपियर एक चार्टर मेंबर बने थे थिएट्रिकल कंपनी के, जिसका नाम था द चैम्बरलियंस मैन, विच चेंज इट्स नेम इन 1603 में, जिसका नाम बदलकर किंग्स मैन कर दिया गया था। जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी उसके बाद किंग जेम्स 1 आए। किंग जेम्स 1 के नाम पे ही इस कंपनी का नाम जो कि द चैम्बरलियंस मैन है, उसका नाम बदल के किंग्स मैन कर दिया गया था। तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी तक आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, वहां पे आप डाल सकते हैं अपने डाउट को, अपने क्वेश्चंस को, उनका आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद दोस्तों ये चैम्बरलियंस मैन कंपनी के लिए जैसे मैंने बताया था काम करते थे, वहां पे अपने प्ले लिखते थे और भी लोगों के प्ले होते थे। जहां पे एक चैम्बरलियंस मैन कंपनी में काम करते थे, वहां पे प्ले परफॉर्म होते थे, वहां पे एज एन एक्टर काम करते थे। इन्होंने बहुत पैसा कमाया। बहुत पैसा कमाते कमाते दोस्तों इनके पास बहुत पैसा हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक थिएटर बना डाला जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। इस थिएटर का कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो 28 दिसंबर 1598 में स्टार्ट हुआ था। जब ये थिएटर एक साल लगा इसे बनने में, जो इस थिएटर को 1599 में पूरी तरह से बना दिया गया। 1599 में इसके बाद इस थिएटर के अंदर विलियम शेक्सपियर के प्ले परफॉर्म किए जाने लगे। जो विलियम शेक्सपियर प्ले लिखते थे उनको इसी थिएटर के अंदर परफॉर्म किए जाने लगे। और ये जो दोस्तों विलियम शेक्सपियर का थिएटर है, अपना थिएटर है दोस्तों ये। इस थिएटर के अंदर एक बार एक प्ले परफॉर्म किया जा रहा था 1613 में, तब उसमें आग भी लग गई थी। आगे चल के हमें ये पता चलेगा, लेकिन फिर से इस थिएटर को जल के जब ये बेकार हो गया था, खराब हो गया था, राख बन गया था एक तरह से, पूरी तरह से इसको दोबारा से बनाया गया। 1614 में इसको रिबिल्ड किया गया दोस्तों, दोबारा से इसको बनाया गया, दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया इसको, और ये क्लोज्ड हुआ था 1642 में। दोस्तों ग्लोब थिएटर, फेमस थिएटर इन लंदन आफ्टर 1599, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वर परफॉर्म्ड शेक्सपियर हु हैड बीन एक्टिंग विद द लॉर्ड चैम्बरलियंस मैन सिंस 1594। ग्लोब थिएटर के अंदर 1599 में
यानी कि जब 1599 में ग्लोब थिएटर बनके तैयार हो गया, उसके बाद विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जो प्लेस थे वो उसके अंदर ही परफॉर्म किए जाने लगे। वही विलियम शेक्सपियर है ये जो अभी तक लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी के लिए काम करता था। 1594 में उन्होंने ये कंपनी को ज्वाइन किया था। दोस्तों मैं जो बात कर रहा था कि एक बार इस थिएटर के अंदर आग लग गई थी, कब आग लगी हमें ये इस यहां पे पता चलेगा। 29 जून 1613 इस दिन विलियम शेक्सपियर का एक प्ले जिसे ऑल इज ट्रू, जो ऑल इज ट्रू प्ले है वो परफॉर्म किया जा रहा था। उसमें एक सीन ऐसा था जब एक्टर्स को आग के साथ परफॉर्म करना था, लेकिन वो आग किसी तंबू में लग गई और वहां पे वो उसमें घास फूस का तो बहुत सारा मटेरियल यूज हुआ ही था। तो दोस्तों उस एक्ट को करते समय, उस एक्ट को परफॉर्म करते समय ऑल इज ट्रू प्ले के उसमें थिएटर में आग लग गई। दोस्तों जो ऑल इज ट्रू है हम आज की डेट में उसको हेनरी 8 के नाम से जानते हैं। दोस्तों ग्लोब थिएटर के लिए मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के लेके आऊंगा जिसमें ग्लोब थिएटर की पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि पूरी जानकारी मतलब ए से लेके जेड तक ग्लोब थिएटर क्या था, कब बना, क्यों हुआ, क्या सारी चीजें उसमें मिलेगी। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन और अच्छी, बहुत ही उम्दा किस्म की वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा ग्लोब थिएटर पे। ग्लोब थिएटर के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ग्लोब थिएटर देयर वर 2 डोर्स, 2 उसमें दरवाजे थे, एक एंट्रेंस था और एक एग्जिट डोर था। उसकी जो रूफ थी, जो छत थी वो 46 फीट कवर थी। वो जो थिएटर की जो छत थी वो 46 फुट का एरिया कवर करती थी, 46 फीट की थी वो छत। ग्लोब थिएटर ऑल्सो फीचर्ड ए फ्लैग पोल। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि उसके ऊपर एक झंडा भी था, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं ग्लोब थिएटर की एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा उसमें आपको इस फ्लैग का, जो थिएटर के ऊपर एक झंडा होता था, उसके ऊपर वो झंडा क्यों लगाया जाता था उसका रीजन आपको जब मैं ग्लोब थिएटर की सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा उसमें पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ग्लोब थिएटर के बारे में जो हमें जाननी चाहिए। द स्टेज ऑफ 5 feet high and measured approx 45 feet wide, approx 30 feet long। जो स्टेज थी वो 5 फीट ऊंची थी। तो दोस्तों 5 फीट ऊंची, 45 फुट जो थी वो चौड़ी थी, जो यहाँ पे फीट है ये 45 फीट चौड़ी थी और जो 30 फीट लॉन्ग थी। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये फीट है, मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये दोस्तों फीट है, राइट। तो जो ये स्टेज थी वो कितनी थी? 5 फुट हाई थी। क्यों 5 फुट हाई थी इसका रीजन है दोस्तों, ये रीजन भी आपको उसी वीडियो में पता चलेगा जो ग्लोब थिएटर की सेपरेट वीडियो आएगी। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि जो ग्लोब थिएटर था उसकी जो स्टेज थी वो 5 फीट ऊंची थी एंड 45 फीट जो थी वो वाइड थी एंड 30 फीट, लगभग 30 फीट वो लंबी थी। ग्लोब थिएटर के 2 ट्रैपडोर्स थे दोस्तों। ग्लोब थिएटर के अंदर 2 ट्रैपडोर थे। द थिएटर हैड 2 ट्रैपडोर्स, वन above the stage allowed the actors to descend from the heavens। वो कौन कौन से थे दोस्तों ट्रैपडोर? एक जो पहला ये है, जो पहला ट्रैपडोर है वो ये है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको ये होल दिखेगा, ये क्या है? ये छत है दोस्तों, इस ग्लोब थिएटर की छत है। इस छत में क्या होता था, जब किसी एक्टर को परफॉर्म करना होता था और उसे ऊपर की तरफ से आना होता था, जैसे कि हैमलेट है, विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट, हैमलेट के पिता किंग हैमलेट का जो घोस्ट है वो स्टेज पे इसी डोर से एंट्री लेता है, यानी कि जो हेवन है उसी की तरफ से इस डोर से एंट्री लेता है दोस्तों, राइट। आपको समझ में आ गया होगा ये दोस्तों, ये डोर क्यों बना है, क्योंकि स्टेज पे जो एक्टर ऊपर की तरफ से आता है उसके लिए ये डोर बनाया गया है।
इसके अलावा दोस्तों इसमें डोरवे टू हेल भी था। डोरवे टू हेल क्या है? ये है दोस्तों स्टेज पे नीचे की तरफ दोस्तों ये है एक होल, जिसमें से इसको खोलते थे एक्टर्स, और जिसको एंट्री लेनी होती थी स्टेज पे तो वो स्टेज से नीचे की तरफ होते थे। मैंने बताया था 5 फीट हाई होती है, तो इसमें जो एक्टर्स हैं वो नीचे होते थे, और इस डोर को खोलने के बाद वो स्टेज पे आते थे अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो विलियम शेक्सपियर का जो ये थिएटर था बहुत ही यूनिक था, उस टाइम पे बहुत ही फेमस था। थेम्स रिवर के किनारे ये बनाया गया था। थेम्स रिवर जो है इंग्लैंड की गंगा को थेम्स रिवर कहा जाता है। He took retirement from public life in 1610। दोस्तों इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी 1610 में। ये एज एन एक्टर काम करते थे, जैसे कि लॉर्ड चैम्बरलेन मैन कंपनी में इन्होंने एज एन एक्टर काम किया। इसके बाद इनका अपना थिएटर ग्लोब थिएटर जिसमें ये काम करते थे, प्ले भी लिखते थे। जब इन्हें परफॉर्मेंस देने की जरूरत पड़ती थी तो वहां पे ये एज एन एक्टर परफॉर्म भी क्या करते थे चीजों को। तो इन्होंने इससे जो रिटायरमेंट ली थी वो 1610 में ले ली थी। ये पब्लिक के सामने परफॉर्मेंस या ऐसी चीज करने के लिए कभी नहीं आए। ही वॉज द एक्टिव राइटर टिल 1613 एट द एज ऑफ 49। इन्होंने 49 साल की उम्र तक लिखा। वैसे तो इन्होंने 1611 में ही अपना द टेम्पेस्ट स्वान सॉन्ग जो इनका कहा जाता है वो लिख के अपना रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने कोलैबोरेशन वर्क भी इनके आए। 2-3 वर्क जो भी हैं इनके वो कुछ कोलैबोरेशन वर्क हैं जिन्होंने इन्होंने 2 साल तक कंट्रीब्यूट किया था। तो 1613 में इन्होंने अपनी राइटिंग से भी रिटायरमेंट ले ली थी। विलियम शेक्सपियर की जो डेथ हुई थी दोस्तों वो हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। जिस डेट को इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो गई थी। 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों जिस डेट को इनका जन्म था उसी डेट को इनकी डेथ हो गई थी। जब इनकी डेथ हुई थी सिर्फ ये 52 साल के थे। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे प्ले लिखे थे, सोनेट्स लिखी। ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा और किस तरह से ये फेमस होते चले गए। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे वर्क ऐसे लिखे जो आज भी हमारे इस टाइम पे भी पूरी तरह से न्यू लगते हैं, मॉडर्न टाइम के लगते हैं। क्योंकि विलियम शेक्सपियर जब भी लिखा करते थे वो इस तरह से लिखा करते थे जो उस टाइम पे चलन में था, जो ट्रेंड में होती थी चीजें, जिसको लोग पसंद करें। ये सारी चीजें वो एनालाइज करके लिखा करते थे कि लोग जिसकी वजह से लोग उनके वर्क्स को आज भी पसंद करते हैं। यही खासियत थी विलियम शेक्सपियर की, जिसकी वजह से लोग उनको अभी तक आने वाले टाइम में भी उनको पसंद करेंगे। क्योंकि उनकी जो प्लेज हैं उनमें रियलिटी दिखती है कि क्या एक्चुअली हो सकता है, लाइफ में होता है। ऐसी चीजों पे वो अपने प्ले लिखते थे। ये सारी चीजें विलियम शेक्सपियर के प्लेज में देखने को मिलती हैं। विलियम शेक्सपियर को दफनाया गया था दोस्तों होली ट्रिनिटी चर्च में। स्ट्रैटफोर्ड में ये चर्च है जहां पे विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। वहीं पे इनको उसी विलेज में होली ट्रिनिटी चर्च में जहां पे ये बैप्टाइज हुए थे वहीं पे इनको दफना दिया गया था। कुछ चीजें हैं दोस्तों अभी हमें और भी जाननी बाकी हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर इज ऑल्सो नोन एज, इनको बार्ड ऑफ अवन भी कहा जाता है। बार्ड ऑफ अवन क्यों कहा जाता है दोस्तों? बार्ड का मतलब होता है पोएट, पोएट ऑफ अवन। तो ये अवन के रहने वाले थे, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन के रहने वाले थे। तो अवन वहां पे मैंने बताया ही था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन जो है वो एक रिवर का नाम है, मैंने दिखाया था आपको, इसीलिए इनको बार्ड ऑफ अवन भी कहा जाता है। ही वॉज कॉल्ड स्वीट स्वान ऑफ अवन। मैंने आपको दिखाया था इस स्ट्रेटफोर्ड के अंदर जो एक रिवर है उस रिवर के अंदर स्वान है, जो जल परी जो हैं वो तैरती रहती हैं। स्वीट स्वान ऑफ अवन उनको बेन जॉनसन ने इसलिए कहा है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय बेन जॉनसन इन ए पोएम ही रोट इन द फर्स्ट फोलियो। बेन जॉनसन ने एक पोएम लिखी थी
फर्स्ट फोलियो के अंदर, उसमें ये नाम इन्वेंट किया था विलियम शेक्सपियर के लिए बेन जॉनसन ने। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर ने कितने वर्क लिखे, क्या क्या उनको कहा जाता है, जैसे कि ट्रेजिडीज हैं, कॉमेडीज हैं, हिस्टोरिकल प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, कितनी सोनेट्स इन्होंने लिखी, और क्या इन्होंने पोएम बहुत कम लिखी हैं वैसे तो, लेकिन पोएम जब इन्होंने लिखी तो बहुत ही अच्छी पोएम लिखी, लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन्होंने लिखी। वो क्यों इन्होंने लिखी, क्या वजह थी उसके पीछे लिखने के। तो दोस्तों होली ट्रिनिटी चर्च जिसकी बात मैं कर रहा था, देखिए कितना सुंदर चर्च है। ज्यादातर चीजें जो स्ट्रेटफोर्ड के अंदर दिखाई गई हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको उस झील को दिखाया था, देखिए स्ट्रेटफोर्ड अवन जो झील थी वो बहुत ही अच्छी थी। ये है वो चर्च जिसमें विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज किया गया था, और ये है वो ग्रेवयार्ड जहां पे विलियम शेक्सपियर को दफनाया गया था। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। तो दोस्तों इसी चर्च में स्ट्रेटफोर्ड में ही इसको इन्हें दफना दिया गया था, और इनकी सारी संपत्ति जो थी, जो इन्होंने लाइफ टाइम अपना पैसा कमाया, वो इनकी बड़ी बेटी सुजैना को दे दिया गया था। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा किस्म की सोनेट्स लिखी, कुछ पोएम्स भी लिखी इन्होंने, और प्लेज लिखे। दोस्तों इनकी सोनेट्स के बारे में कहा जाता है विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स को प्राइवेट डायरी में लिखा था। वो ये सोनेट्स किसी को दिखाते नहीं थे, किसी से भी नहीं चाहते थे वो शेयर करना ये सोनेट्स अपनी, कि इन सोनेट्स को कोई देखे भी, लेकिन इन्हें बाद में पब्लिश करा दिया गया था थॉमस थॉर्प के द्वारा। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी जो पब्लिश कराई गई थी थॉमस थॉर्प के द्वारा 20 मई 1609 को। विलियम शेक्सपियर का काउंट याद रखना, विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी थी, 154, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। या फिर किसने पब्लिश कराई थी, या फिर कब पब्लिश कराई थी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एक तो इसकी नंबर ऑफ सोनेट्स कितनी थी, एंड द पब्लिकेशन डेट या ईयर, एंड हु गॉट देम पब्लिश्ड। तो ऐसा है कि किसने पब्लिश कराई थी, कितनी नंबर ऑफ सोनेट्स थी, और कब कराई गई थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों सोनेट क्या है। सोनेट एक 14 लाइन की पोयम होती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जब विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स को लिखना स्टार्ट किया था तो उससे पहले भी सोनेट्स लिखी जाती थी। उससे पहले कौन से फॉर्म में सोनेट्स लिखी जाती थी, इटालियन फॉर्म की सोनेट्स होती थी। इटालियन सोनेट जिन्हें कहा जाता था, पेट्रार्चन सोनेट जिन्हें कहा जाता था, वो सोनेट्स लिखी जाती थी। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने उन सोनेट के जो फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि उसका फॉर्मेट जो था वो किस फॉर्म में लिखी जाती थी, उसमें 2 स्टैंजा होते थे। पहला ऑक्टेव एंड दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती थी एंड सेस्टेट में 6 लाइनें होती थी। दोस्तों उसमें सिर्फ 2 ही स्टैंजा होते थे, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इटालियन सोनेट के फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया, इन्होंने एक अपना ही फॉर्मेट बनाया। तो दोस्तों इन्होंने विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स का फॉर्मेट क्या था, इनकी सोनेट में जो शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता था, जो सोनेट्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, उनको विलियम शेक्सपियर के नाम से ही जाना जाता था। वो शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट्स के नाम से फेमस हुई थी। इसके अंदर 3 क्वार्टरेंस एंड एक कपलेट होता था। दोस्तों क्वार्टरेन एक 4 लाइन का स्टैंजा होता है और कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं। तो 14 लाइन होती थी एक सोनेट के अंदर। विलियम शेक्सपियर ने अपना ही फॉर्मेट सेट कर दिया था जब इन्होंने सोनेट्स लिखनी स्टार्ट की थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। विलियम शेक्सपियर ने इटालियन सोनेट को फॉलो ना करते हुए उन्होंने अपना ही एक फॉर्मेट सेट कर दिया था, राइट। क्वार्टरेन मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4 लाइन का स्टैंजा होता है कपलेट के अंदर,
2 लाइंस होती हैं, ये आपको पता चल गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक आपको सोनेट्स के बारे में दी है विलियम शेक्सपियर के। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की और इनके डेडिकेशंस की, कि किसको डेडिकेट थी ये पोएम, ये सोनेट्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई। इनकी राइमिंग स्कीम क्या थी? जब विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखी और इनका स्टैंजा फॉर्म अलग कर दिया इटालियन स्टैंजा से, यानी कि इटालियन फॉर्मेट से इन्होंने अपना ही एक फॉर्मेट अलग सेट किया, तो ऑफ कोर्स इसकी राइमिंग स्कीम भी अलग ही होगी। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट्स थी उनकी राइमिंग स्कीम भी दोस्तों थोड़ी अलग थी। वो 3 क्वाड्रेन होते थे उसमें और एक कपलेट होता था। तो उनकी राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता दी है दोस्तों, याद रखना उसकी राइमिंग स्कीम ये है ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डेडिकेशंस की, कि ये किसको डेडिकेट थी। शेक्सपियर की सोनेट 154 थी, उनमें से 1 नंबर से लेके 126 तक किसको डेडिकेट थी? हेनरी विलियम हर्बर्ट को। WH उनको कहा जाता है WH नाम से, मिस्टर WH के नाम से वो फेमस थे, उनका नाम है विलियम हर्बर्ट। शेक्सपियर सोनेट 127 से 152 तक किसको डेडिकेट थी? डार्क लेडी को, जिनको मैरी फिटोन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इनके डेडिकेशंस को याद रखना, इनका डेडिकेशंस पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट 1 से लेके 126 तक जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स थी वो किसको डेडिकेट थी, या फिर डार्क लेडी को कितनी सोनेट्स थी जो उनको डेडिकेट थी। इसके अलावा 2 सोनेट्स और हैं जो लास्ट की 2 सोनेट हैं, सोनेट नंबर 153 एंड 154, ये किसको डेडिकेट थी? लव गॉड कुपीड को। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे। इनकी सोनेट्स की राइमिंग स्कीम जो थी वो फिक्स थी, लेकिन इनकी कुछ सोनेट्स ऐसी हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है, लेकिन मैं आपको जो एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं उसमें कुछ अलग ही हमें देखने के लिए मिलेगा, इसलिए उनको जानना हमें जरूरी है कि ऐसे क्या एक्सेप्शंस हैं जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट में दिए थे। सबसे पहला एक्सेप्शन है सोनेट नंबर 145 के अंदर। ये भी एक सोनेट है दोस्तों, ये जो सोनेट है आयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। दोस्तों विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो सारी की सारी आयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई हैं। इसके अलावा लेकिन सोनेट नंबर 145 एक ऐसी सोनेट है जो आयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। तो पहला एक्सेप्शन ये हुआ। एक्सेप्शन नंबर 2 है सोनेट नंबर 126 के अंदर, जिसमें विलियम शेक्सपियर की ना तो राइमिंग स्कीम कंफर्म होती है और ना ही ये सोनेट के फॉर्मेट में भी पाई जाती है, क्योंकि सोनेट के अंदर 14 लाइंस होती हैं, लेकिन सोनेट नंबर 126 के अंदर विलियम शेक्सपियर की सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइंस पाई जाती हैं? 12 लाइंस पाई जाती हैं। और जब 12 लाइन है तो ऑफ कोर्स इसकी राइमिंग स्कीम फिर से डिफरेंट होगी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है दोस्तों? इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एंड एफ। तो दोस्तों ये 12 लाइन की जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर की 126, ये है एक्सेप्शन नंबर 2। मैंने आपको एक्सेप्शन नंबर 2 भी बता दिया है, तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 3 की। सोनेट नंबर 99, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने 14 लाइन की जगह पर 15 लाइन लिखी हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम भी थोड़ी अलग ही है। इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए सी डी ई एफ एंड जी जी। तो दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम भी थोड़ी अलग ही है। आपको ये तीनों एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। उन 14 लाइन की पोएम में आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये एक्सेप्शंस
याद रखने हैं, क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस हैं सोनेट से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। ना तो सोनेट के अंदर 15 लाइन होती हैं लेकिन ये फिर भी सोनेट में काउंट होती है, और ना उसमें 12 लाइन होती हैं फिर भी सोनेट में ही काउंट होती है। सोनेट नंबर 126, 99 एंड 145 के अंदर हमें एक्सेप्शंस मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉपुलर पोएम्स बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कुछ पोएम्स जो थी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। विलियम शेक्सपियर की जो फेमस पोएम्स आई थी वो 1593 और 1594 में आई थी। क्यों आई थी? उस टाइम पे दोस्तों थिएटर जो थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि वहां पे एक महामारी आ गई थी। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस हमारा चला हुआ है, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वैसी ही बीमारी उस टाइम पे आ गई थी वहां पे भी। तो जो थिएटर थे को बंद करा दिया गया था। अब जब थिएटर बंद हो गए तो विलियम शेक्सपियर ने उसका फायदा उठाया। प्ले तो जब चल नहीं रहे थे, थिएटर में परफॉर्म किए नहीं जा रहे थे, तो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, कुछ पोएम्स लिख दी। उनमें से कुछ पोएम जो हैं बहुत ही फेमस हुई, जो नैरेटिव पोएम हैं, जैसे कि वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीस एंड ए लवर्स कंप्लेंट। ये तीनों पोएम्स जो हैं विलियम शेक्सपियर की बहुत ही ज्यादा फेमस पोएम हुई हैं। आइए दोस्तों हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीनस एंड एडोनिस की। वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। दोस्तों यहां से जो चीजें अंडरलाइन हैं, जैसे कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम की मैंने बात की, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है वीनस एंड एडोनिस, एंड ये कब आई थी? 53 में, 1593 में आई थी। और ये किस तरह की पोएम थी? एक नैरेटिव पोएम थी। इस सोनेट का और इस पोएम का नाम क्या था? वीनस एंड एडोनिस। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोएम थी। कब आई थी? 1593 में आई थी। अब बात करते हैं इस पोएम के डेडिकेशन की। डेडिकेट किसको हुई थी? ये हेनरी रायदसली को। ये हेनरी रायदसली को दोस्तों डेडिकेट हुई थी। इट इज रिटन इन स्टैंजास ऑफ 6 लाइन ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर। ये पोएम वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोएम थी जो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई थी, और जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी सी। जिसकी राइमिंग स्कीम है ये, आपको ये याद रखना है। इस पोएम के अंदर 199 स्टैंजास हैं या फिर 1194 लाइन्स हैं। तो दोस्तों इस पोएम के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और इसकी डिटेल स्टडी भी हम आगे करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको इतना बता रहा हूं कि वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो हेनरी रायदसली को डेडिकेट हुई थी, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, और इसके फॉर्म जो है स्टैंजा की वो 6 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है। इसके अंदर 199 स्टैंजास हैं, 199 स्टैंजास हैं और 1194 लाइन्स हैं, अगर हम लाइन्स की बात करें तो। अब बात करते हैं रेप ऑफ लुक्रीस की। विलियम शेक्सपियर ने एक पोएम और लिखी थी, रेप ऑफ लुक्रीस। ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विलियम शेक्सपियर ने 1593 और 94 में बहुत ही फेमस पोएम्स लिखी थी। ये उन्हीं में से एक है। ये एक पोएम है, नैरेटिव पोएम है, जो 1594 में आई थी। इसके भी डेडिकेशन की बात करें तो ये पोएम भी और हेनरी रायदसली को ही डेडिकेट है। इस पोएम के अंदर दोस्तों 47 स्टैंजास हैं, 47 स्टैंजास हैं, 7 लाइन का स्टैंजा है इसमें, और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी। तो दोस्तों इसका भी आप ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1594 में आई, हेनरी रायदसली को डेडिकेट थी, और राइम 7 लाइन के स्टैंजा को क्या बोलते हैं? राइम रोयल बोलते हैं। इसके स्टैंजा की फॉर्म क्या थी? राइम रोयल स्टैंजा। जो 7 लाइन का स्टैंजा होता है उसे राइम रोयल स्टैंजा कहते हैं, और 47 इसमें स्टैंजास थे। इसकी जो राइमिंग स्कीम थी दोस्तों ए बी बी सी सी थी। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं ए लवर्स कंप्लेन की।
लवर्स कंप्लेन भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी। इसको विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स जब आई थी 1609 में तभी पब्लिश कराया गया था दोस्तों। इसको भी थॉमस थॉर्प ने पब्लिश कराया था। इस पोएम के अंदर विलियम शेक्सपियर की लवर्स कंप्लेंट के अंदर 47 स्टैंजाज हैं और इसकी राइमिंग स्कीम है ABA BBCC। तो ये सारी जो पोएम्स थी विलियम शेक्सपियर की, बहुत ही ज्यादा पोएम जो हैं ये फेमस पोएम्स हैं और इनकी सारी चीजें जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनकी डिटेल स्टडी हम करेंगे जब हम 1 बाय 1 पोएम्स को, प्लेस को कवर करते चलेंगे तो इनकी डिटेल स्टडी भी करेंगे। लेकिन जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इसी तरह के आते हैं, जैसे कि ए लवर्स कंप्लेंट किस तरह की पोएम है, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, कब पब्लिश हुई थी, 1609 में पब्लिश हुई थी, किसने पब्लिश कराई थी, थॉमस थॉर्प ने कराई थी, कितने स्टैंजाज हैं इसमें, 47 स्टैंजाज हैं, 7 लाइन के स्टैंजा को क्या कहा जाता है, राइम रोयल कहा जाता है। मैंने अभी पिछली स्लाइड पे ही आपको बताया था कि 7 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड राइम रोयल स्टैंजा, राइट। तो राइम रोयल स्टैंजा की फॉर्म में ये लिखी गई थी और इसकी राइमिंग स्कीम है ABA BBCC। तो दोस्तों ये थी ए लवर्स कंप्लेंट की डिटेल। इसकी डिटेल स्टडी जो होती है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो हम बाद में करेंगे, अभी हमें ये जानना है इसके बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कॉलर्स मानते हैं विलियम शेक्सपियर ने प्लेस लिखे थे। विलियम शेक्सपियर के बहुत ही उम्दा किस्म के प्लेस थे जो विलियम शेक्सपियर ने अपने स्टार्टिंग में हिस्ट्रीज लिखनी स्टार्ट की थी। इसके बाद इन्होंने कॉमेडीज और सबसे बाद में इन्होंने ट्रेजेडीज लिखना स्टार्ट किया। विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस को इस तरह से लिखते थे जो समय की डिमांड होती थी, कि वो सिचुएशन देखते थे कि अभी किस तरह का माहौल चल रहा है और मुझे किस तरह के प्ले लिखने चाहिए, तो वो उसी तरह के प्लेस लिखते थे। जोनर जो था उसी तरह के सेलेक्ट करते थे वो, कि अभी ट्रेजेडी लिखनी चाहिए मुझे। जब विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज लिखना स्टार्ट किया तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, उनकी ट्रेजेडीज को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, क्योंकि वो ट्रेजेडीज किस तरह की लिखी हुई थी, वो ट्रेजेडीज इस तरह की लिखी गई थी जो समाज में चीजें होती हैं, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसी चीजें समाज में होती हैं। विलियम शेक्सपियर ने उसी तरह के प्लेज बनाए ट्रेजेडीज के, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए प्ले। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने अपने इनिशियल, जब उन्होंने स्टार्ट किया था इनिशियल टाइम में, अपनी एक ट्रिलॉजी भी लिखी थी। उस ट्रिलॉजी के अंदर दोस्तों किंग हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड उसमें लिखा गया था, जो उन्होंने स्टार्ट में ही लिख दिए थे। 1589 एंड 1591 के बीच में उन्होंने लिखा था। लेकिन जब विलियम शेक्सपियर ने लास्ट में द 2 नोबल किंग्समैन, ये एक प्ले है जो जॉन फ्लेचर के साथ में कोलैबोरेशन में करके लिखा था, ये इसी ट्रायलॉजी का पार्ट है। तो दोस्तों ये एक ट्रिलॉजी है जिसके 2 शुरुआती प्ले लिखे गए थे 1589 एंड 1591 के बीच में, और जो इसका लास्ट थर्ड प्ले है जो इंक्लूड किया गया था इस ट्रिलॉजी में, वो कब लिखा गया था, 1612 और 1613 के बीच में, जब विलियम शेक्सपियर अपने रिटायरमेंट के टाइम पे ही चल रहे थे। तो दोस्तों वैसे विलियम शेक्सपियर का जो इंडिविजुअली वर्क है जो इन्होंने लिखा था, लास्ट वर्क, उसको टेम्पेस्ट को माना जाता है, स्वान सॉन्ग टेम्पेस्ट को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये इनका जो वर्क था, कोलैबोरेशन वर्क था, ये द टू नोबल किंग्समैन जो वर्क है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, वो विलियम शेक्सपियर के 37 प्ले में इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम इसे भी इंक्लूड करते हैं तो विलियम शेक्सपियर के 38 प्ले हो जाते हैं। इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये एक कोलैबोरेशन वर्क है जो जॉन फ्लेचर के साथ में आया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।